नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा बस्तर बाढ़ की चपेट में। कोंडा गांव में लगातार जारी बारिश ने पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुकमा में शबरी नदी उफान पर है। बालोद, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में भी बारिश ने तबाही मचाई। रायगढ़ में मंगलवार को स्कूलों की 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई। इधर सीएम के निर्देश के बाद कवासी लखमा ने घोषणा की है बाढ़ प्रभावितों की मदद की। बाढ़ प्रभावितों को ऑनलाइन मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। फसलों के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिया गया। शिवनाथ नदी में बाढ़ आने से दुर्ग शहर तक पानी पहुंच गया है। करीब 12 साल बाद शहर तक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के दोनों किनारे 2 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिसके चलते कई गांव टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ से आवागमन भी बाधित हो गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग में करीब 12 साल के बाद में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये शहरी क्षेत्र है, गंजपारा का एरिया कहलाता है, जहाँ पर शिवनाथ नदी का पानी आ गया है। और किस तरह से पानी आया है आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी सड़कें यहाँ पर लबालब है और घरों तक भी यहाँ पर पानी घुस गया है। चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है और ये एक टापू जैसा बन गया है। यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गंजपारा से लेकर बालोद और राजनांदगांव तक ये सड़क जो है वो गुजरती है, लेकिन अब ये यहाँ पर पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया था। ऐसे में लोगों को, आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर ये दिखाना चाहूँगा कि ये पेट्रोल पंप है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप किस तरह से पानी में डूब गया है। ये शिवनाथ नदी के करीब 3 किलोमीटर बाद का दृश्य है, जब इस तरह के हालात हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिवनाथ नदी में किस तरह से हालात बन रहे होंगे। पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति बन रही है। शिवनाथ नदी में पूरी तरह से जो पानी ही पानी नज़र आ रहा है। करीब 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से ये हालात बने हैं। लगातार बारिश होने की वजह से इस तरह के हालात बने हैं। करीब 12 सालों के बाद में ये बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जब दुर्ग के शहर तक पानी आ गया है और लोग रिस्क लेने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को ये चाहिए था कि यहाँ पर कोई पुख्ता व्यवस्था किया जाए ताकि लोग कोई रिस्क ना ले, लेकिन इस तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लोग घूमने के उद्देश्य से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन रिस्क कितना बड़ा है इसको इन पानी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सचेत नहीं नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। तो अभी क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। दुर्ग संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 12 साल बाद बाढ़ जैसे हालात हम देख रहे हैं। शिवनाथ नदी अपने रौद्र रूप में, फिलहाल क्या कुछ हालात, बाढ़ का पानी कम हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि शिवनाथ नदी में करीब 1 लाख क्यूसेक पानी से अधिक छोड़ा गया था। इस वजह से काफी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 1 दर्जन गांव जो है वो टापू बन गए हैं। दुर्ग से जितने भी मार्ग है जुड़ने वाले वो लगभग बंद हैं और इसके अलावा जो शिवनाथ नदी के करीब 2 किलोमीटर भीतर तक पानी आ गया है। मतलब तट को पार करते हुए शहर तक पानी आ गया है। इस वजह से कई घर डूबे हुए हैं। कई गांवों में रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन जिस तरह से हालात हैं, जहाँ से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया, बालोद मार्ग जो जाने वाला है वो बंद हो गया, राजनांदगांव जाने वाला जो पुलगांव का नाला है वहां तक पानी आ गया है, तो इसलिए वो मार्ग बंद हो गया है। तो अभी एक ही रास्ता बचा हुआ है बाईपास से आने जाने का, तो वहां पर चालू है। तो कुल मिलाकर ये है कि बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है और कुल मिलाकर बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं भिलाई का सबसे प्रमुख सुपेला रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के दौरान सुपेला क्रॉसिंग बंद होने से लोगों में काफी आक्रोश है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग 2 भागों में बटे भिलाई को जोड़ता है। अंडर ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे क्रॉसिंग को बंद किया गया। बारिश में अक्सर
भिलाई के प्रमुख अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि अभी तो बारिश जस्ट बंद हुई है, तो थोड़ा ठीक है। अगर लगातार यही सिलसिला चलते रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आने जाने में बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतें हो रही है। बहुत सारी, जैसे कि अब इधर से जैसे मार्केट अपने को आना है तो उधर घूम के जाना पड़ रहा है। जैसे फैमिली है, दोनों अंडरब्रिज भरा पड़ा है तो ब्रिज लेके आएंगे, ट्रैफिक बहुत सारे, मतलब फैमिली को बहुत दिक्कत हो रही है। इधर का रूट भी बंद हो गया है। उचित मानते नहीं, बारिश समय में तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन पहले से पब्लिक को पता होना चाहिए वैसे। अब इसकी नोटिफिकेशन पता नहीं, अचानक से मैं जैसे आ रहा था वैसे पता चला कि ये बंद है। अब मैं इधर से मुड़ के 2 लॉन्ग से जाना पड़ेगा, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इधर से हमारा शॉर्टकट रास्ता है, हमारा दुकान भी इधर से ही है और जो पब्लिक आती है उधर से ही, जो मेन फाटक को क्रॉस करके आती है। तो अंडरब्रिज में बरसात के मौसम में वैसे भी पानी भरा रहता है, तो आने जाने में पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेन मार्केट जो है अभी फ़िलहाल वर्तमान में बंद है। धमतरी जिले के गंगरेल सहित सभी 4 बांध लबालब हो चुके हैं पानी से। गंगरेल, सोंढुर और मॉडम सिंडी बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये सारा पानी महानदी में जा रहा है। जिले में 40 गांव ऐसे हैं जो महानदी के तट पर बसे हैं। इन गांवों में भी बाढ़ आपदा की आशंका रहती है, लेकिन महानदी में जलस्तर बढ़ने के बावजूद अभी तक बाढ़ से कोई जान माल की नुकसान की खबर निकल कर सामने नहीं आई। जिला प्रशासन के अनुसार पानी को संतुलित तरीके से छोड़ा जा रहा है और सभी तरह के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन भी किया जा रहा है। नुकसान की तो कोई खबर नहीं मिली है। इस बार जो महानदी का जलग्रहण क्षेत्र है, चाहे कांकेर हो, हमारे धमतरी जिले के हिस्से हो, बहुत पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई है। लेकिन इसमें जो भी हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसकी पूरा फॉलोअप लिया जा रहा है। सायरन बजाए जाते हैं नदी में पानी छोड़ने के पहले 4 गेट खोले गए थे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली करके पानी का स्तर बढ़ाया गया है और समस्त हमारे जो तटवर्ती गांव हमारे हैं, इसके अलावा जो अन्य जिले हमारे महानदी में से लगे हुए हैं, सबको सूचना दी जा रही है। तो किसी प्रकार का इस पानी को छोड़ने से क्षति वगैरह की जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई। धमतरी के गंगरेल बांध के मुख्य गेट को पर्यटकों के लिए खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय संगठन इसे लेकर आंदोलन की राह पर निकल चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहा। करीब 6 साल पहले गंगरेल बांध का मुख्य गेट आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस गेट से ही ज़्यादातर पर्यटक अंदर जाकर बांध का नज़ारा देखा करते थे। अंदर पर्यटकों के लिए गार्डन और कैंटीन भी बनाया गया था। 15 अगस्त पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोग गंगरेल बांध मुख्य मार्ग खोले, ऐसा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे। जल संसाधन विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि ये गंगरेल बांध मुख्य मार्गों को प्रतिबंध किया जाए। उसके बाद भी तानाशाही प्रशासन को लोगों को गुमराह कर रहा है। देखिए, इसके बारे में सूचना मिली थी तो उसमें उनके साथ बैठ के एक शांति समिति की बैठक भी लिया गया था और चूँकि 15 अगस्त का दिन विशेष दिन है तो उनको अवगत भी कराया गया था कि उस चीज़ को नॉमिनल ढंग से करें, तो वैसा उन्होंने किया है। बाकी जो तथ्य उन्होंने संज्ञान में लाए हैं तो उसकी मेंटेनेंस और कुछ अन्य लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऐसा मौखिक हमको बताया गया है कि उस गेट को बंद किया गया है। क्या इस तरह उसको दिखाने के बाद इस पर कार्रवाई की जा सकेगी। कवर्धा में पुल पर गांव वाले बैठे हैं, हाथ में छाता लिए हुए हैं, लेकिन उल्टा कर उसे नदी में लटका दिया है। पहली नज़र में देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि ये मछली पकड़ रहे हैं भाई साहब। दरअसल नदी में तेज़ पानी में बहकर जाने वाली व उछल कूद करने वाली मछलियाँ इस छाते में गिर जाती हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। सुबह होते ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है जो देर रात तक चलता है। दिन भर की मेहनत के बाद मछली पकड़ने वालों के लिए एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो जाता है। मछली पकड़ने का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बात करेंगे सियासी खबरों की। कांग्रेस महंगाई पर चर्चा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 17 से 27 अगस्त तक सभी बाजारों और मंडियों में महंगाई पर चर्चा होगी, जिसमें हर वार्ड, ब्लॉक और जिले में कांग्रेस के मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और नेता बाजारों में जाकर महंगाई की समस्या पर जनता से चर्चा करेंगे। और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश में सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी करेगी। फिर 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा।
देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा महंगाई के खिलाफ, देश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई के खिलाफ लगातार जन आंदोलन छेड़ा जा रहा है। जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों भी महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री भवन से लेकर राज्यों में राजभवन तक के घेराव का कार्यक्रम किया गया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी माननीय भूपेश बघेल जी सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार के इतने मामले आ रहे हैं और इनका केंद्रीय नेतृत्व तो ईडी के चक्कर लगाते लगाते परेशान है, जमानत पर है। इससे ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आखिर किस तरह का कार्यक्रम होगा वो हम जानेंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, महंगाई, बेरोजगारी पर प्रदर्शन तो हमने सुना था, लेकिन महंगाई पर चर्चा आखिर क्या करने जा रही है कांग्रेस? जी, महंगाई पर चर्चा कांग्रेस इसलिए करने जा रही है ताकि महंगाई के जो मुद्दे को आने वाले चुनाव में भुनाया जा सके। और क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है, हर आदमी से ये जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए महंगाई पर चर्चा आज कांग्रेस करने जा रही है। और आज से पूरे 10 दिन लगभग ये अभियान चलेगा और उसके बाद फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सभा रखी गई है, जिसमें पूरे जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी के 10 दिन हैं, वहां हर वार्ड, ब्लॉक और जिले स्तर पर जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी के, और वार्ड के जो नेता हैं, पार्षद हैं, वो तमाम जो कांग्रेस से जुड़े हुए सदस्य हैं, वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो मंडियों तक जाएंगे, बाजारों में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और महंगाई के खिलाफ एक तरह से जन समर्थन लेने की ये कोशिश है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे लोगों का विश्वास यहाँ पर जीता जाए, कि कांग्रेस के प्रति लोग विश्वास करें, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि 2023 में विधानसभा चुनाव तो है ही, लेकिन 2024 की तैयारी भी कांग्रेस एक तरह से कर रही है। और केंद्रीय नेतृत्व जो है, आलाकमान के दिशा निर्देश पे पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। लिहाजा तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो बाजारों में, मंडियों में घूमते हुए दिखाई देंगे, लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। जी ठीक है देवव्रत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक होनी है। नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा होगी। अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन बैठक लेंगे। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी। बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष बोले हैं धर्मलाल कौशिक, कहना है बैठक में जो होगा देखा जाएगा। धर्मलाल कौशिक बोले हैं ये बात। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बयान सामने आया है, जो भी फैसला लिया जाएगा वो सबके सामने होगा। तो देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, अजय जामवाल जब आए तब नया अध्यक्ष बीजेपी को मिला। नया अध्यक्ष मिलने के बाद नया नेता प्रतिपक्ष मिलने की कितनी संभावनाएं? जी, क्योंकि एक तरह से बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी में देखा जा रहा है, और बदलाव भी कुछ इस तरह का कि प्रदेश अध्यक्ष ही बदल दिए गए और अब बारी नेता प्रतिपक्ष की है, क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन यहाँ पर बीजेपी को बनाना है। और जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक, वो बिलासपुर से आते हैं, जबकि नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो भी बिलासपुर संभाग से आते हैं। तब ऐसे में क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए कहा यह जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक जो है वो हटाए जा सकते हैं। और जो चर्चा सबसे ज्यादा जिस नाम की है वो है नारायण चंदेल को लेकर के, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग का चेहरा है। और ऐसे में आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। जो प्रदेश सह प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो कल ही राजधानी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी जो है वो आज पहुंचेंगी। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बैठक में ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि नारायण चंदेल का नाम भले ही सबसे ज्यादा चर्चा में हो, लेकिन इस पूरी दौड़ में, इस पूरी फहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नाम शामिल है, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल जैसे दिग्गज नेता हैं। और अब क्योंकि बैठक होने वाली है और बीजेपी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन यहां पर नहीं है, क्योंकि केवल 14 ही विधायक हैं, उसमें से जो सीनियर विधायक हैं उनको तवज्जो देना है नेता प्रतिपक्ष के लिए। लिहाजा कुछ ही ऐसे नाम हैं जिन पर बीजेपी विचार कर रही है और आज की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देवव्रत, नारायण चंदेल का नाम रेस में सबसे आगे। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
रायपुर से खबर, 24 अगस्त को सीएम आवास का घेराव बीजेपी युवा मोर्चा करेगी। प्रदेश भर से जुटेंगे 1 लाख कार्यकर्ता, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन होगा। युवा मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है। बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा के अकलतरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज के मामले को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर नगरवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और नाराज नगरवासियों ने रेलवे प्रशासन का पुतला दहन किया। ट्रेनों की स्टॉपेज सहित 11 मांगों को पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन कर जेल रोको आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। ये सरकार स्टडी में बना है, खाली रेल स्टेशन की बात नहीं। जंग के मैदान में हर मुश्किलों का सामना करते हुए जीतना उनकी आदत है और वो अपने किए वादों के भी पक्के हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। सुकमा से आई ये खबर एक दिलदार सीआरपीएफ अफसर की कहानी है जिसने 3 साल पुराना अपना वादा निभाकर हर किसी का दिल जीत लिया। आप भी देखें। सर आए थे टीवी के लिए, टीवी दिए, हम लोग टीवी देखते। वो सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं जीतते बल्कि दिल भी जीत लेते हैं। हरदम चौकस तैयार, मुश्किलों से मुकाबले का मादा रखने वाले, घने जंगल में नक्सलियों से 2-2 हाथ करने वाले हमारे सुरक्षा बल के जवान अपने वादे के कितने पक्के हैं, ये एक बार फिर साबित किया सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने। साल था 2019। एरिया डोमिनेशन के लिए सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के तेलावर्ती के लिए निकली थी। टुकड़ी में सीआरपीएफ के अधिकारी वैभव विभोर भी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर मौजूद थे। इस दौरान ये टीम यहां के कन्या छात्रावास पहुंची, बच्चों से बात की और तभी वैभव ने बच्चों से सवाल किया, आपको क्या चाहिए? छात्राओं ने कहा कि बाकी सब सुविधा तो यहां है लेकिन टीवी की कमी है। फिर क्या था, असिस्टेंट कमांडेंट ने वादा किया कि जल्द ही टीवी लगा दी जाएगी, लेकिन इसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया। ये 2019 की बात है। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना वादा पूरा करूंगा, तब तक कोरोना काल शुरू हो गया और मैं अपने वादा को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आश्रम स्कूल बंद हो गया। लगभग 2 सालों तक बंद रहा। जब तक आश्रम स्कूल 2021 में खुला तब तक मेरा स्थानांतरण 2nd बटालियन सुकमा से 205 कोबरा गया में हो चुका था। हालांकि इस बीच इसी साल फरवरी के महीने में बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर में हुए नक्सल हमले में ही ये दिलदार जांबाज सीआरपीएफ अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हुए। इसमें उन्हें अपने दोनों पैर और हाथ की उंगलियां तक गंवानी पड़ी। लेकिन जीवन की इतनी बड़ी विभीषिका झेलने के बाद भी वैभव को न केवल छत्तीसगढ़ में किया अपना वादा याद रहा बल्कि सीआरपीएफ बटालियन की मदद से उन्होंने इसे पूरा भी किया। फिर भी मुझे अपना वादा याद था। कोरोना काल जैसे ही सामान्य हुआ तो विद्यालय पुनः खुला, बालिका आश्रम खुला। फिर मैंने अभी अगस्त 2022 में 2nd बटालियन सुकमा में पदस्थ श्री जितेंद्र कुमार यादव सहायक कमांडेंट की सहायता से वहाँ पर टेलीविज़न इंस्टॉल करवाया और उस टेलीविज़न को डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच एंटीना होता है उससे कनेक्ट करवाया और इस तरह से मैं अपने उन छात्राओं से किए गए वादा को पूरा करने में सफल। अब हॉस्टल में टीवी लगने के बाद छात्राएं काफी खुश हैं। वे लोग आए थे तो कुछ खेल सामग्री दिए थे बच्चे को और बच्चे से पूछे थे कि और क्या चाहिए बेटा, तो बच्चे उनके सामने बोले कि सर हम लोग को टीवी चाहिए। तो 1 हफ्ते जैसे हो गया है कि हम लोग टीवी वगैरह लगा के फिर सर आए थे टीवी के लिए, टीवी दिए, हम लोग टीवी देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सचमुच जीवन के सबसे कठिन दौर में सीआरपीएफ के इस दिलदार अफसर ने अपना वादा निभाकर न केवल छात्राओं के दिल को जीता बल्कि एक बार फिर से साबित कर दिया कि सुरक्षा बल के हमारे जवान जंग के मैदान में ही नहीं, लोगों का दिल जीतने का भी मादा रखते हैं, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो।
सत्यनारायण चांडक, न्यूज 18, सुकमा। के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।